नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थों का सामर्थ्य। ये एक ऐसा विषय है जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में ही कॉमन है। ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस भी सेम है। सिविल इंजीनियरिंग में इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, और सेम ऐसा ही है मैकेनिकल में भी इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्यूचर में हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कहीं ना कहीं से हर सब्जेक्ट का रिलेशन जो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आके मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में अपना सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, या फिर हम इस तरह का कोई भी विषय जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आरसीसी जिसे हम डीसीएस के नाम से पढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ते हैं, या आरसीटी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि थर्ड ईयर का विषय है आपका, वो पढ़ते हैं, या फिर हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो जिन जिन जगह पे भी हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, उस जगह पे हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की नीड है। अब हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, इस सब्जेक्ट को ही नहीं, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन हमारा खुद से होना चाहिए, हमारा प्रश्न जो हम खुद से होना चाहिए। देखिए, हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। बाइलिंगुअल का मतलब हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको पढ़ाएंगे। मोस्टली हम हिंदी में आपको पढ़ाएंगे। जो भी शब्द आपको, जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी, जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आएंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर आप जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो, जो भी वर्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन करते चलिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। फिलहाल ये पहला लेक्चर है तो मे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हम मोस्टली आपको हिंदी में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा खुद से होना चाहिए किसी भी विषय को प्रारंभ करने से पहले, वो होना चाहिए दरअसल व्हाट, ये सब्जेक्ट है क्या। और दूसरा प्रश्न होना चाहिए व्हाई, ये हम सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होना चाहिए हाउ, कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पदार्थों का सामर्थ्य। हमने जैसा कि आपसे कहा कि कोई भी विषय शुरू करने से पहले हमारा सबसे पहला प्रश्न जो खुद से होना चाहिए वो होना चाहिए कि व्हाट। दूसरा प्रश्न होना चाहिए व्हाई, और तीसरा प्रश्न होना चाहिए हाउ, यानी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, और कैसे पढ़ें। यदि ये तीन प्रश्नों के जवाब अगर हमको आसानी से मिल जाते हैं कि क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें, तो हमें उस विषय के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ, कॉन्सेप्चुअल यानी उसके तार्किक ज्ञान के साथ, हमें उसके थियोरेटिकल मतलब जो भी हमारा न्यूमेरिकल नॉलेज है या फिर जो भी उसका बेसिक क्वेश्चन है वो हमारा कवर अप हो जाता है। तो पहला प्रश्न है व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो होता है कि किसी भी मटेरियल की उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, उसकी गुण की वजह से, उनकी गुणवत्ता की वजह से, उनमें जो स्थित उनकी ताकत है जिसकी वजह से वो टूटने में, बिखरने में, तनने में, उनकी प्रत्यास्थता में, ठीक है, इस तरह के कौन कौन से गुण उनमें उपस्थित है जिसकी वजह से उसके सामर्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो मटेरियल या फिर वह पदार्थ हमारा किस काम में आ सकता है। तो इसके लिए हमें बेसिकली पढ़ना पड़ता है पदार्थों का सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, उसकी सामर्थ्य नहीं पता होगी, तो हमको उस मटेरियल को किस जगह इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, हम इस चीज को कैसे पता करेंगे। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हमारा शरीर है, मान लीजिए ये हमारा शरीर है, हाथ है, पंजे हैं, पैर है, पेट है, बहुत सी अस्थियां हैं,
ठीक है, और बहुत से ऑर्गन्स हैं हमारे। ठीक, अब सबका अपना अलग इस्तेमाल है, सबका अपना अलग उपयोग है, सबकी अलग उपयोगिता है। यदि हम ये नहीं जानेंगे कि इसका क्या काम है, इसकी सामर्थ्य कितनी है, तो हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हाथ के बल चलें। कोई कह दे कि आप पलट के चलो, हाथ से चलो, तो क्या ये संभव है? क्योंकि इसकी वो सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य हमारे पैरों की है। कोई अब हम आपसे कह दें कि आप अपनी नाक से देखो, तो क्या यह संभव है कि आप अपनी नाक से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आपकी नाक की वो सामर्थ्य नहीं है कि वो देख सके। जो सामर्थ्य है वो आंखों की है, और ये सामर्थ्य का ही पता लगाना होता है हमें कि हमारी क्या सामर्थ्य है, आंतरिक सामर्थ्य क्या है। जब तक हमें अपनी आंतरिक सामर्थ्य का नहीं पता होगा, हम तब तक ये नहीं पता लगा सकते कि उससे किसी भी चीज का हम अपना किस जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, हम वहां पे जो भी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कंक्रीट हो, चाहे वो रबर हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पर्पज में या फिर हम मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाने में, तो जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, किस मटेरियल का इस्तेमाल किस जगह हमें करना है और किस तरीके से करना है, इसकी जानकारी के लिए हमें उनकी सामर्थ्य के बारे में जानना जरूरी है। तो पदार्थों का सामर्थ्य क्या हुआ कि पदार्थों का सामर्थ्य वो हुआ कि किसी भी पदार्थ की उसकी वास्तविक अवस्था के बारे में पता लगाना, उसकी क्रिस्टलाइन यानी उसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अनुसार उनकी वास्तविक गुणवत्ता के बारे में पता लगाना, उन पे लगने वाले बलों के पश्चात उनमें आने वाले प्रतिबल या उनमें आने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? पदार्थों का सामर्थ्य। सीधी भाषा में कहें तो बल लगाने के पश्चात या बल लगाने के पूर्व पदार्थ की गुणवत्ता में, पदार्थ के गुणों में होने वाले परिवर्तन या फिर पदार्थों में आने वाले किसी भी तरीके के परिवर्तन का अध्ययन हमारा पदार्थों का सामर्थ्य कहलाता है। क्यों पढ़ता है, इसका भी जवाब हमने, क्यों पढ़ना है इसका भी जवाब हमने साथ साथ आपको दे दिया कि कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, जब भी कोई भी हम स्ट्रक्चर या फिर कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हमें तैयार करना होता है, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, जो भी पदार्थ हम इस्तेमाल करने वाले हैं, एक्चुअल में उसकी सामर्थ्य या उसकी प्रॉपर्टी या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम उस पदार्थ को तब तक उस जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आपसे ये कहें कि बीम जो है, जो बीम बनाई जाती है घरों में, अब वहां पे कंक्रीट और स्टील की जगह हम कांच का इस्तेमाल कर दें, तो क्या यह संभव है कि कांच घर पे आने वाले लोड को बियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या हम ये कहें कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इंजन में जो गियर लगते हैं, उन गियर को हम किसी एक ऐसे मटेरियल रबर का बना दें, तो क्या यह संभव है कि रबर का बना गियर गाड़ियों को वो सामर्थ्य दे पाएगा, या गाड़ियां उनका जो इंजन है वो तैयार हो पाएगा? यह संभव है। तो हर पदार्थ का अपना अलग सामर्थ्य होता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार हमें यह निर्धारित करना होता है कि उस पदार्थ का हमें इस्तेमाल कहां करना है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि स्टील जो है उसका इस्तेमाल हमको करना होता है, जो सरिया इस्तेमाल होती है जनरली, उसका इस्तेमाल हमें घर में करना होता है, क्योंकि हमें पता है स्टील की सामर्थ्य क्या है, स्टील किस जगह इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। इसी तरीके से कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं हम, तो कंक्रीट की सामर्थ्य का हमें पता होता है पहले से, इस अनुसार हम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं, हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे, तो हम इस अनुसार करते हैं जिस अनुसार हमें उसके स्ट्रेंथ की नॉलेज होती है। अब तीसरा प्रश्न आता है कैसे पढ़ें, हाउ। ये एक बड़ा सवाल है। कैसे पढ़ने के लिए आपके पास सिलेबस होगा, आपके जो BTE UP का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करें आप। सिलेबस फिलहाल मैं भी बताने वाला हूं, लेकिन आपके पास जो सिलेबस मिलेगा उस सिलेबस को हम कंप्लीटली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एकदम आसान भाषा में हम यहाँ कवर अप करने वाले हैं, आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो उस चीज के लिए आपको निश्चिंत रहना है। हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी तरीके से
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सिविल इंजीनियरिंग का जो भी विषय है, जो भी सब्जेक्ट है, उसमें हम आपको 100% संतुष्ट सेटिस्फाई करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस कवर अप होगा और कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रॉपर पूरा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में, कि थोड़ा हम जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या हमको एक्चुअल में इसमें पढ़ना है। देखिए, पदार्थों की सामर्थ्य में हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा पदार्थों का गुण। पदार्थों के गुण, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो कि आपकी पहली यूनिट या पहले चैप्टर का आप पार्ट कह सकते हो। दूसरा आता है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एक्चुअल में ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो थोड़ा सा आप यानी परिचय का पात्र है, तो इसको बहुत ज्यादा हम पढ़ेंगे चीजों को। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी प्रतिबल एवं विकृति। ठीक है, तीसरा है आपका शियर फोर्स डायग्राम, SFD एंड BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या है आपका? कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख। कर्तन व नमन आघूर्ण ठीक है। उसके बाद आपका इसी तरीके से चौथी, पांचवी और डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिसमें आपको सेंट्रॉइड निकालना होगा। ठीक है, तो ये सारे हम इनिशियली अभी सारे सिलेबस हम आपको नहीं लिखवाते, सारे सिलेबस हम आपको जैसे जैसे आपका कवर अप होता रहेगा वैसे सिलेबस हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम जो जहां से स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक और वो चैप्टर है आपका पदार्थों के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्योंकि देखिए, हम अगर एक क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में इंट्रोडक्शन और सब्जेक्ट के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देते रहेंगे तो 30 से 40 मिनट आप सुनते रहेंगे, समय बर्बाद होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है हम विषय को शुरू करते हैं पहले चैप्टर या इंट्रोडक्शन चैप्टर से, पदार्थों के गुण से स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे हम चीजों को जैसे समय बीतता रहेगा आपकी क्लियर होती रहेंगी और आप उसी अनुसार आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए, अगला पहला ही चैप्टर हमारा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पदार्थों का सामर्थ्य या पदार्थों के गुण। ठीक है, तो पदार्थों के इंट्रोडक्शन में जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है। अब हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में या हमारा खुद से जो सवाल होना चाहिए वो सबसे पहला सवाल होना चाहिए व्हाट, यानी क्या। क्या है ये? दूसरा सवाल महत्वपूर्ण, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब आपको नहीं ढूंढना, इसका जवाब आपका हम खुद हैं। ठीक है, ये चैनल आपका इसका जवाब है, कैसे पढ़ना है। इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि इस सवाल का जवाब चैनल है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। ठीक, अब हम बात करते हैं इन दोनों सवालों की कि क्या है और क्यों पढ़ते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी पदार्थ की सामर्थ्य का अंदाजा लगाने के लिए हमें उनकी गुणवत्ता या उनके गुण के बारे में पता करना होता है। अगर हमको नहीं पता होगा कि आपका क्या गुण है
या आपके अंदर क्या कमियां हैं, तो हम तब तक ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी सामर्थ्य क्या है। अगर हमें आपकी गुण के बारे में पता चल जाएगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर हमें पता चल जाए कि आपका गला अच्छा है, आप गाते बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे गायक हो, तो स्वाभाविक सी बात है हम जान जाएंगे कि आपकी सामर्थ्य जो है ना, आपकी गायकी है, आपका गायन जो है वो बड़ा ही आपका सामर्थ्य है, ये भविष्य में आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जान जाते हैं कि आप फिजिकल रूप से, आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो, तो हमें पता है कि भविष्य में पता चल जाएगा कि आपका सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, आपको किस जगह पे आपका उपयोग करना है कि आप उस क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाई पे जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई आपका सामर्थ्य बहुत अच्छा है, आप बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप जिम के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सी चीजों का, किसी भी चीज का, बहुत सी चीजों का नहीं, किसी भी चीज का अगर हमें सामर्थ्य का अंदाजा लगाना है, सामर्थ्य के बारे में पता करना है, तो हम अगर आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणों के बारे में पता कर लें। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। अगर हम उनके गुणों के बारे में आसानी से पता कर लें कि उनके कौन कौन से गुण हैं, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि उनकी सामर्थ्य क्या है और उनमें क्या क्या कमियां हैं, और उनकी सामर्थ्य के अनुसार हम यह निर्धारित कर पाएंगे कि उन चीजों को इस्तेमाल कहां करना है। पता चला कि जिस चीज की सामर्थ्य वो है ही नहीं, अब आप गायक हो लेकिन हम आपको कबड्डी के मैदान में उतार रहे हैं ये कह के कि आपका गला बहुत अच्छा है, तो क्या ही फायदा है आपकी गायकी का जब आप कबड्डी के मैदान में जाओगे, क्योंकि आपकी सामर्थ्य तो आपकी गायकी है। तो इस वजह से हमें आपके गुणों का अंदाजा हो जाने के पश्चात हमें उसकी सामर्थ्य का अंदाजा हो जाता है। इसीलिए हमारा इसका पढ़ना जरूरी है। क्या है, अब क्या क्या है इनके गुण? पहला गुण है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। इसी तरीके से दूसरा गुण है प्लास्टिसिटी, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिकता। प्लास्टिसिटी बोलते हैं या फिर अप्रत्यास्थता भी बोलते हैं कहीं कहीं, अप्रत्यास्थता। अप्रत्यास्थ है, प्लास्टिक नेचर का है, इनइलास्टिक कह सकते हैं इसको हम। ठीक है। तीसरा है ब्रिटलनेस, जिसको हम बोलते हैं भंगुरता। चौथा है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी को हम बोलते हैं लचीलापन। उसके बाद आता है मैलिएबिलिटी, जिसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। इसके बाद आता है टफनेस। ठीक, फिर आता है आपका स्ट्रेंथ, जिसे बोलते हैं सामर्थ्य। फिर आता है हार्डनेस। ठीक, कठोरपन। तो इसी तरीके से ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मटेरियल की, प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। मात्र यही एक इतनी ही प्रॉपर्टी नहीं होती, ये तो वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता है, मतलब हमने आपको इस उसमें लिखा है। इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज होती है। अब पूछेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, यहां तो कुछ लिखा है नहीं। कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, बहुत सी चीजें नहीं लिखी होंगी, लेकिन हम आपको उसको अलग से बताएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होती है आपकी क्रीप। एक प्रॉपर्टीज आपकी होती है प्रॉपर्टी क्रीप। ठीक, अब इसका हिंदी मीनिंग एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मैं इस चीज को ढूंढ के आपको बता दूंगा क्रीप क्या होता है, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है आपको। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हमें नहीं लगता कि हम क्रीप तक पहुंच भी पाएंगे, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, इसको हम आगे कल अगला लेक्चर जब भी अपलोड होगा हम क्रीप के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी के साथ, जिसका नाम है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं हम? प्रत्यास्थता। ठीक है,
इलास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी, अब हम आप लोग किसी भी चीज को पढ़ना है आपको, आप डिप्लोमा के छात्र हैं, आप लोग सामान्य घर परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से कुछ लोग होंगे, कुछ लोग गरीब परिवार से होंगे, कुछ लोग हो सकता है अमीर परिवार से हों। तो जितने भी लोग आते हैं, चाहे किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हों, किसी भी स्थिति से हों, एक शब्द आप लोगों ने अपनी जनरल लाइफ में हमेशा सुना होगा, इलास्टिक। अगर आप लोगों ने अपनी जनरल लाइफ में कभी भी सुना है इलास्टिक, तो आप ये जानते होंगे कि इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक एक मटेरियल होता है, जनरली एक आपका वुलन प्रोडक्ट होता है। मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं जनरली आपकी जनरल लाइफ में जो चीजें यूज होती हैं उनके बेसिस में हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो इलास्टिक जनरली आप जो अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हो, आप पैंट पहनते हो, आप कुछ भी आपका इनरवियर पहनते हो, पैंट पहनते हो, या फिर कभी कभार आप कई एक ऐसे गारमेंट पहनते हो जहां पे आपका एक इस्तेमाल होता है इलास्टिक। लोग बोलते हैं ना इलास्टिक खराब हो गया है, इलास्टिक है, इलास्टिक लगा दो। जो आपका स्ट्रेचेबल होता है, उसकी एक खासियत ये होती है इलास्टिक की कि उसको हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक खींचते हैं ना, तो खींचने के बाद जब हम छोड़ देते हैं तो इलास्टिक जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति में फिर से वापस आ जाता है। आपने इस चीज को पता नहीं नोटिस किया होगा और जानते होंगे जनरली। या फिर उदाहरण के तौर पे हम रबर को ले लें, जो घर में हमारे इस्तेमाल होता है, रबर जिससे हम किसी भी चीज को बांधते हैं या पैक करते हैं। तो रबर जो होता है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जनरल लाइफ में आपने अपने देखा होगा सामान्य जीवन में, कि रबर को जब कभी भी हम खींचते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक, और खींचने के बाद जब हम उसको फिर से वापस छोड़ देते हैं तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में पुनः वापस चला जाता है। वही स्थिति इलास्टिक के साथ होती है। सामान्य जीवन में आपके लोगों ने देखा ही होगा, आप अपने पैंट में आपके इस्तेमाल होता होगा, ठीक है, आपके इनरवियर में इस्तेमाल होता होगा, आप जो भी कई एक ऐसे गारमेंट पहनते होंगे कि ये वुलन आपका एक तरीके का प्रोडक्ट होता है जो इस्तेमाल होता है कि उसको खींच के छोड़ दो, अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है। तो आप लोग इलास्टिक वर्ड से तो इजीली समझ गए होंगे कि इलास्टिसिटी का क्या मतलब होने वाला है। तो इलास्टिसिटी का सामान्य मतलब यह है प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता का मतलब, प्रत्यास्थ का मतलब होता है खिंचाव, और खिंचाव के बाद वापस अपनी स्थिति में वापस आ जाना। प्रतिअस्थ यानी खींचो और अपने वापस स्थिति में वापस आ जाए। तो इसकी परिभाषा भी है, इसकी डेफिनेशन भी है ये इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल डिफॉर्म्ड अंडर द लोड इज इनेबल्ड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। अब अंग्रेजी में है, बड़ी तकलीफ हो रही होगी समझने में, लेकिन मैं समझाता हूं। ओरिजिनल डायमेंशन का मतलब यह है कि अब ऐसा समझिए कि कोई रबर है या कोई इलास्टिक है, अब उसकी लंबाई मान लीजिए कि 10 mm है। अब हमने उसको खींचा तेजी से, खींचने के बाद अगर हम छोड़ें उसको और वो 11 mm की हो जाए, तो इसका यह मतलब हुआ कि वो इलास्टिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आया है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया है। लेकिन वही इलास्टिक या वही मटेरियल जब अगर हम उसको खींचें, 10 mm का है, लेंथ उसकी 10 mm है, अगर हमने उसको खींचा और फिर वो पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आकर के 10 mm का हो जाए, तो हम बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिसिटी। यानी इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, इज द प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण होता है मटेरियल का जिसमें किसी भी पदार्थ को एक पर्टिकुलर लोड अप्लाई करने के बाद जब हम उस लोड को रिमूव करते हैं या हटाते हैं तो वह अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है। इस पदार्थ के इस गुण को हम कहते हैं इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट एक प्रॉपर्टी और होती है मटेरियल की, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, जो कि दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी प्लास्टिसिटी। फिलहाल मैं इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, चूंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, मैं बस इतना ही एक दो प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं। फिलहाल मैंने अपने बारे में बता ही दिया आपको, हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, हमें क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, ये सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो अगले लेक्चर में हम इन दो गुणों के अलावा भी आपके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लंबा नहीं खींचूंगा, फिर से बता रहा हूं।
मैं बहुत ही जल्दी इस चीज को आपको कवर अप कर दूंगा। चलिए बहुत समय ना लेते हुए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका, या अगला जो भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, गुण है जो है, यह है प्लास्टिसिटी, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिकता या अप्रत्यास्थता, इनइलास्टिक। ठीक है, अब प्लास्टिसिटी क्या होता है, अब उदाहरण के लिए मैं, अब भाई समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें, देखो शब्दों से पता चल रहा है, इनके जो वर्ड्स है ना, इनसे पता चल जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। अब इलास्टिसिटी में मैंने बता दिया, इलास्टिक जो आप इस्तेमाल करते हो पैंट में, अंडरवियर में या फिर कहीं भी, और प्लास्टिसिटी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये उठा ले यहाँ से प्लास्टिक, उठा लिया प्लास्टिक, पता चल गया कि क्या होता है प्लास्टिसिटी। भैया प्लास्टिसिटी वो होता है कि ये आपका इलास्टिसिटी का कन्वर्स होता है, यानी इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट, यानी जो मटेरियल इलास्टिक होगा उसका जस्ट अपोजिट प्लास्टिक, यानी खींचो लेकिन वास्तविक स्थिति में वापस ना आए, छोड़ने के बाद लोड लगाओ, लोड हटाओ तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस ना आए, ये नेचर कहलाता है प्लास्टिसिटी। अब पढ़ भी लेते हैं, क्या डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी एक्चुअल में। अ मटेरियल इन प्लास्टिक स्टेट इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड, परमानेंटली डिफॉर्म्ड, यानी हमने खींचा था तो ये सोच के खींचा, ये सोच के कि छोड़ेंगे अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाएगा, खींचा तो, लेकिन हमने छोड़ा तो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड इट हैज नो टेंडेंसी टू रिकवर, यानी भैया हमने आपके हाथ को इस तरह से ऐठा कि हमने सोचा था कि ये टूटेगा नहीं, ये वापस वैसे ही हो जाएगा, लेकिन टूट गया। तो ये नेचर क्या हो गया, प्लास्टिसिटी का हो गया। तो किसी भी मटेरियल को के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाए, लोड की टेंडेंसी हो, लेकिन जब लोड को रिमूव किया जाए और वो अपनी एक्चुअल पोजीशन या अपनी वास्तविक स्थिति में वापस ना आए, तो इस टेंडेंसी या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एवरी इलास्टिक मटेरियल पॉजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, हर इलास्टिक मटेरियल, अब उदाहरण के लिए समझो कि जो इलास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो रबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने लोड लगाया, कुछ लोड लगाया, कुछ लोड लगाया, कुछ लोड लगाया, वापस आ गया वैसा ही वैसा 10 mm का 10 mm। लेकिन अभी मान लो कि हमने लोड को तेजी से लगा दिया, अब इतना लोड लगा दिया कि वो उसकी लेंथ जो है कुछ ना कुछ चेंज हो गई, तो वो तो इलास्टिक रहा नहीं। तो हर इलास्टिक मटेरियल जो होता है ना, वो अपना प्लास्टिक नेचर शो करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लोड पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर लोड के बाद, पर्टिकुलर उसके बाद, ठीक है, क्योंकि उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है, जो उसमें क्रिस्टल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिफॉर्म हो जाते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। हमने आपको इलास्टिसिटी बताया, प्लास्टिसिटी बताया, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया। अगली क्लास में हम आपको लेके आते हैं और भी प्रॉपर्टीज और मटेरियल की और भी स्ट्रेंथ के बारे में और बताएंगे, और यहां तक कि प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के हम जो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ हम चलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने जानने पहचानने वालों को बताइए कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू किया है। हम बहुत ही जल्दी सिविल इंजीनियरिंग के और भी विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।